अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा। आप देख रहे हैं ओवरा डिजिटल। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, लेकिन हैं वो मलिक। आपने उनको खान साहब की गाड़ी से भी निकलते चढ़ते देखा होगा और निगरान हुकूमत में भी बड़े एक्टिव रहे हैं ये। ठीक है, मेरे साथ जो मलिक हैं आप पूछ लें अब कौन से मलिक हैं। मलिक तो हमारे पास बहुत हैं, टोएब मलिक, वीना मलिक, महक मलिक या मलिक ब्ला ब्ला। वन एंड ओनली आज़म मलिक साहब। जी आज़म मलिक साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं हसन साहब? आपने बड़ा ज़बरदस्त मेरा तारुफ़ करवाया है। बीच में ये जो आपने वीना मलिक और महक मलिक डाला है ना, इससे कि थोड़ा-सा जो है ना वो पॉडकास्ट का मज़ा। फिर सिर्फ वो थोड़ा तड़का तो आपको पता है पॉडकास्ट का जो बेसिकली वो तो न्यूज़ से डिफरेंस यही है कि इसमें थोड़ा-सा तड़का होता है नहीं का और आज़ादाना तड़का। अच्छा, ज़्यादा तड़का लगा दिया। आप आज़म मलिक तक रहते तो ठीक था, ये वीना और महक मलिक के साथ थोड़ा-सा ना। सर पूरा पाकिस्तानी मुल्कों का आपको तो पता है, बात को निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अच्छा, अजमल साहब आपकी थोड़ी-सी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और ज़ाती ज़िंदगी पे थोड़ा-सा क्वेश्चन करने थे ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल सके कि लोग कितने इंटेलेक्चुअल लोग और रिपोर्टर्स हैं हमारे पास और कितने जर्नलिस्ट हैं हमारे पास, जो कि पर्दा स्क्रीन पर नहीं आते या कभी-कभार चैनल शिफ्ट करने की वजह से पर्दा स्क्रीन से पीछे चले जाते हैं, थोड़ा गायब हो जाते हैं, थोड़ा कम उनको स्क्रीन टाइम मिलता है या उसका खैर। अच्छा मलिक साहब मुझे एक बात बताएँ कि कैसी ज़िंदगी रही है आपकी? कुछ अपनी ज़िंदगी में बताएँ, क्या आप किस तरह गुज़ारे हैं? जर्नलिस्ट बनने से पहले क्या करते थे? देखिए जी हसन साहब, जर्नलिस्ट बनने से पहले कुछ भी नहीं करते थे। असल में असल में जब आप नहीं, मेरा मतलब ये अक्सर लोग डॉक्टर होने के बाद जर्नलिज़्म में आ जाते हैं और नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय प्रोफ़ेशन डिग्री ली और अच्छा, पाकिस्तान से बाहर भी पढ़े और फिर पाकिस्तान के अंदर भी और उसके बाद प्रोफ़ेशनली जर्नलिज़्म को जॉइन किया। तो मैं जर्नलिस्ट बाय चॉइस हूँ। अच्छा, मतलब मुझे किसी ने मतलब मैं गिरते-गिराते, ठोकरें खाते हुए जर्नलिज़्म में नहीं आया हूँ कि किसी ने मुझे धक्का दे दिया है कि आज़म साहब चूँकि करने के लिए कुछ नहीं है तो आप जर्नलिज़्म कर लें। ऐसा नहीं है। जैसे अक्सर लॉ कर लेते हैं। जी, 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 मैं क्यों लॉ है? ना, ना, ना कोई लॉ नहीं है। मैं प्रोफ़ेशनली ये सोच के आया था कि मैं अगर जर्नलिज़्म में जा रहा हूँ तो मैंने कुछ ऐसा बेहतर करना है जिससे जिससे सोसाइटी की को वेलफ़ेयर हो सके। हुकूमत, स्टेट को ऐसी खबरें, ऐसी इश्यूज़ के ऊपर काम करें जिससे सोसाइटी का आप जो है ना वो एक बेहतर चेहरा गवर्नमेंट को जिसमें पेश। नॉर्मली जर्नलिस्ट लोग बात नहीं करते और जी, जी। डरते हैं समहाउ जी, या ऐसे राइट, जी, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा तो फिर आपने मास्टर्स किया क्या बता रहे थे अभी? बस जी मास्टर्स किया। या बस आउट ऑफ कंट्री कुछ किया? आउट ऑफ कंट्री भी मीडिया स्टडीज़ किया, लंदन से पढ़ा और फिर पाकिस्तान में भी एक एमए की डिग्री जो है ना वो हासिल की। और उसके बाद प्रोफेशनली अ, अखबार से स्टार्ट किया और द न्यूज़, पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर, डेली टाइम्स, फिर सिटी 42 वहाँ पे एज़ एन एंकर रिपोर्टर काम करते रहे। फिर चलते-चलाते धक्का पड़ा, समोआ में चले गए, फिर अमेरिका चला गया, मैं फॉक्स टीवी में कुछ अर्सा काम किया। अच्छा, जी, हाँ जी। तो वहाँ से फिर मैं पाकिस्तान आ गया, फिर जियो में आ गया। बस फिर यानी कि जियो जीने पे इंटरनेशनल और नेशनल दोनों एक्सपोज़र आपके पास जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि बाय बर्थ आप जो है ना जर्नलिस्ट हैं, ऐसे नहीं है, बाय प्रोफेशनली बर्थ। हाँ, ये ऐसा नहीं, मेरी बर्थ जो है वो आप समझे कि वो जर्नलिज़्म में गई एकदम। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएँ, थोड़ा-सा आपसे एक्चुअली मैं क्वेश्चन बड़े और भी दोस्तों से करता हूँ, दोस्त अहबाब से। आपसे भी यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये बड़ा सीरियस टॉपिक है हमारे पाकिस्तान के लिए। अच्छा मीडिया में अक्सर आजकल फेक न्यूज़ चलती हैं, जो स्पेशली उसको डिजिटलाइज़ कर दिया जाता है और वायरल कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें आपका क्या टेक है? क्या ये होनी चाहिए? नहीं देखिए, असल ये बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने वो ख़ैर हम फ़नी बातें कर रहे थे, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है आज के दौर में। देखिए इसका एक बड़ा पिछले दिनों इम्पैक्ट आया जब पंजाब कॉलेजेस के ऊपर एक फ़ेक न्यूज़ आई कि वहाँ पर एक अनफॉर्चुनेटली एक लड़की के साथ जो है थे। लेकिन ऐसा कोई वाक़या था नहीं, लेकिन उस वाक़ये ने इतनी हाइप पकड़ी कि स्टूडेंट सड़कों पर आ गए और बुरा हाल। हालाँकि उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन थी, ना तो उसके अंदर कोई फीमेल जो थी इन्वॉल्व थी, ना कोई विक्टिमाइज़ हुई, ना ऐसी कोई वीडियो थी, ना कोई। देखिए, जर्नलिज़्म का जो एक शॉर्टली मैं आपको बताऊँगा, एक जो असूल है, जो प्रिंसिपल है, वो ये है कि जब आप कोई खबर किसी को कवर करते हैं, ऐसी की खबर, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आप देखते हैं कि क्या ये जो इंसिडेंट हुआ है, कहीं रिपोर्ट हुआ है पुलिस ने?
कोई एप्लीकेशन, कोई दरख्वास्त गई? क्योंकि सबसे पहले आप वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। नहीं, पुलिस के पास कोई दरख्वास्त ही नहीं गई। फिर आप देखते हैं कि क्या हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसा केस रेफ़र हुआ? 1122 के डेटा में कोई ऐसा केस है? आज, कल, परसों में किसी फीमेल को किसी कॉलेज से। अच्छा, फिर आप देखते हैं क्या एमएलसी बना हुआ है? ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। एक फ़ेक न्यूज़ जो 2-3 लड़कियों ने एज़ अ फन अपने ग्रुप में शेयर की और वो होती पूरा मुल्क सड़कों पर आ गया, आग लग गई। यही चीज़ थी जो पूरी दुनिया इस वक़्त एक फ़ेक न्यूज़ को फ़ेस कर रही है और इससे निपटने के लिए चीज़ें उनको कानून साज़ी कर रही है। पाकिस्तान में भी जो पीका ऑर्डिनेंस है, वो इसी सिलसिले की कड़ी है कि आप ऐसे ही मुँह उठा के ये नहीं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ चूँकि मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मैं एक पॉडकास्ट पे बैठा हूँ। मेरे ऊपर हम दोनों के ऊपर कोई चेक नहीं है ना, कोई डायरेक्टर न्यूज़ नहीं है, कोई कंट्रोलर न्यूज़ नहीं है, कोई चेक नहीं है, किसी ने हमारा स्क्रिप्ट नहीं चेक करना, जो आपने पूछा मैंने बता दिया। तो मतलब ये ऑनर हो गया। टीवी ऐसे नहीं है। टीवी के ऊपर 70 चेक हैं। भई ये खबर थी, रेप वाला इश्यू था, कहाँ था, क्यों था, कैसे था, कब हुआ, पेरेंट्स कहाँ पे हैं, लड़की कौन-सी है, उसकी शिनाख्त छुपा के बताएँ। तो ये फेक न्यूज़ तो दूसरा आपने पूछा लेकिन यार बहुत सारे ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल जो इदारे थे उस वक़्त भी जो टीवी पे भी चलाते रहे। नहीं, टीवी पे चलाना जो है ना वो इंसिडेंट रिपोर्ट होना। क्योंकि प्रॉब्लम मुझे लगता है ये होती है कि आपको खबर की मिसिंग पड़ गई। नहीं, हाँ, तो वो ऐसे उसका नहीं उसका एक उसकी एक चीज़ होती है कि जो जो इवेंट है ना, इवेंट ने एट द एंड ऑफ द डे इवेंट ने रिपोर्ट होना है। बाहर आपके ऑफिस के बाहर 2000 बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है। इवेंट रिपोर्ट होगा कि जी इस ऑफिस के बाहर 2000 बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है और उनका ये इल्ज़ाम है। आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो वाक़ई गलत है या सही है। भई भई जो जो इवेंट हो रहा है वो तो रिपोर्ट होगा। इवेंट रिपोर्ट इवेंट रिपोर्ट होगा। इवेंट रिपोर्ट होगा, इंसिडेंट नहीं, इंसिडेंट नहीं। अगर इंसिडेंट हुआ ही नहीं, तो रिपोर्ट कैसे हो तो रिपोर्ट कैसे होगा? लेकिन जब आप इवेंट जो बाद में पोस्ट इवेंट्स होते हैं, जब रिपोर्ट होते हैं, तो उसी से तो सनसनी फैलती है। देखिए, इस पे सनसनी फैलाने में जो मीडिया ये जो डिजिटल मीडिया है इसका बड़ा अहम रोल है। आप किसी जगह मोबाइल ऑन करते हैं, आप लाइव बोलना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं टीवी में ऐसा नहीं है, टीवी पे आपके दोनों का मौक़िफ़ चाहिए। आपने मौक़िफ़ देने के बाद अगले को बताना है कि ये सच्चा है, ये झूठा है, आपने खुद इन्वेस्टिगेट करना है। यहाँ पर मेरे साथ आप बैठे आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे मैं जो बात कर रहा हूँ सच्ची है कि झूठी है? बिल्कुल। नहीं करेंगे ना। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिजिटल और सोशल मीडिया है, वो परसेप्शनल बेस्ड है। जबकि जो जो बेसिक सोशल मीडिया जो ट्रेडिशनल मीडिया है, वो कॉर्पोरेशन बेस्ड है। कॉर्पोरेशन बेस्ड में कई चेक्स होते हैं, उसकी वजह से न्यूज़ जो है ना, वो काफ़ी क्रॉस चेक होने के बाद क्रॉस चेक होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे न्यूज़ दे दी है और मतलब उसके बाद अगर उसकी तरदीद आ गई है तो मतलब आपने उसका जवाब देना यू हैव टू। तो क्या परसेंटेज आप देखते हैं कि जो बीइंग अ जर्नलिस्ट कि जो आपका कन्वेंशनल मीडिया है, उस पे क्या परसेंटेज है फेक न्यूज़ की और सोशल मीडिया पे क्या परसेंटेज है? सोशल मीडिया पे तो 100% है ना। अच्छा, तो जो कन्वेंशनल मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, जो नेशनल मीडिया जिसे हम कहते हैं, उस पे आप लगा लें कोई 5-10% है, वरना 90% वहाँ पे ट्रू न्यूज़ है। हाँ, आप न्यूज़ को नहीं, आप न्यूज़ को अपनी तर्ज पे मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो टेंडेंसी है, जो न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज की खबर ये है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब बीमार हो गए हैं और वो रमज़ान का आखिरी अशरा मदीना में या मक्का पाक में गुज़ारते हैं वहाँ पे। आपको पता है हुक्मरानों का जिनके पास पैसे होते हैं वो आखिरी अशरा वहीं पे गुज़ारते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सियालकोट से और फैसलाबाद से हर जुमा वहाँ पे पढ़ते हैं। हर जुमा पढ़ते हैं बस क्या करें, हम हर जुमा दाता साहब पढ़ लेते। और ये बहुत मेरे वालिद साहब शायर हैं, उन्होंने उनका एक शेर है, कईयां नूं रब ऐना देवे, आखन कित्थे लाइए, कईयां नूं रब कुछ ना देवे, आखन कित्थों खाइए। कितों खाइए। तो ये वो जो कित्थे लाइए वाले हैं ना, तो वो तो हर पे वहाँ पढ़ते रहे। अब बात ये है कि अब आप एक खबर है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा नहीं जा रहे उम्रा पे, उनकी तबीयत नहीं ठीक। अब जो रवायती मीडिया है, फेक जो सोशल मीडिया है, वहाँ पर आप कहते हैं जी वो इसलिए नहीं जा रहे चूँकि वो उनको लेके नहीं थे जा रहे। उन्होंने कहा नहीं जी अब्बू जी आप इधर ही रहेंगे। मतलब आप ये सनसनी फैला दें जी बेटी का बाप को साथ ले जाने से इनकार। किसी ने नहीं चेक करना। रवायती मीडिया में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या वो बीमार थे, आपकी किसी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर कहेगा जी मेरी डॉक्टर से बात, डॉक्टर ने कहा उनकी तबीयत नहीं ठीक। आप उसे मोल्ड कर सकते हैं इस रेफरेंस से कि जी इस दफ़ा जो है ना वो मियाँ साहब खुद ये चाह रहे थे कि वो ना जाएँ। मरियम बीबी खुद जाएँ और वहाँ पर एमबीएस या दीगर जो सऊदीज़ हैं उनसे मुलाकात करें ताकि वो एक बड़ी लीडर बने। आप खबर की जो एक्यूरेसी है उसको नहीं छेड़ते, बीमारी है।
बीमारी को अपनी पसंद की खबर लगा दें कि बेटी ने साथ ले जाने से इनकार कर दिया, वो खुद नहीं गए, तबीयत का बहाना लगा लिया। बीमारी की जो एक्चुअल न्यूज़ है वो वहीं पे स्टैंड कर रही है ठीक कि नवाज शरीफ साहब बीमार है। बीमार क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस लिए, क्यों नहीं जा रहे, वजह क्या है, उसको आप खुद से किसी प्रोग्राम में किसी जगह डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये है ट्रेडिशनल मीडिया की खबरियत और डिजिटल मीडिया पे तो आप जो मर्जी बोल दें ना, सनसनी फैलाई जा रिजल्ट से बुला दें आप। कुछ छोटी-छोटी बात कर दी जाएगी उनके बारे में, नवाज़ शरीफ के बारे में और उसको तो हाँ, हाँ, जो मर्जी कर दें। अच्छा मीडिया में आप मुझे बताएँ अब कन्वेंशनल मीडिया की बात करते हैं, वहाँ पे लेग पुलिंग होती है? क्योंकि मैं इसको डिजिटल ये सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में अक्सर 2 पहलवान हैं और आपस में एक उधर अपने मोबाइल के सामने पहलवानी कर रहा है और दूसरा अपने मोबाइल के सामने पहलवानी कर रहा है। अक्सर यही होता है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, लेग पुलिंग करते रहते हैं। एक के तो सुना था थोड़ी देर से पहले कि उसके यूट्यूब के सारे व्यूज़ भी उड़ गए इस वजह से। और मुझे बताइए कि आपका जो कन्वेंशनल मीडिया है, इसमें लेग पुलिंग होती है? लेग पुलिंग तो देखिए हसन साहब, लेग पुलिंग, बैकबाइटिंग, हिपोक्रेसी, ये वो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो लाज़मी होनी है। नज़ला काम खारिजी से हटा है। हाँ, ये नस्ल खानदानी से हट गया। अब को ये भाई नेशनल मीडिया में मतलब कहाँ पे लेग पुलिंग नहीं है? सियासत में लेग पुलिंग है, वज़ाहतों में लेग पुलिंग है, तो है ही सियासत। हाँ। ब्यूरोक्रेसी में लेग पुलिंग है, घरों में सास-बहू में लेग पुलिंग है। हाँ। तो वही जो लेग पुलिंग है, टाँग खींचना, ये हर जगह पे है। अच्छा मेरा थोड़ा क्वेश्चन है कि एक है सियासत अक्सर बोला जाता है कि दोस्तों में सियासत आ गई अच्छा दोस्तों आपस में बिखर जाते हैं हाँ जी। भाइयों में सियासत आ गई अच्छा जी। भाई आपस में बिखर जाते हैं हाँ। ठीक है सेम इससे कहा जाता है कि जी आपका ऑफिस में सियासत आ गई या ऑफिस में हम जो इंटरव्यूज ले रहे होते हैं उस पर कह रहे होते हैं भाईजान आप पॉलिटिक्स का ऊपर कॉलम है कि पॉलिटिक्स तो नहीं आप करते ठीक है अच्छा जब पाकिस्तान में पॉलिटिक्स आती है तो हम किस तरह उसको अच्छा अच्छा समझ सकते हैं ठीक है जबकि हम पॉलिटिक्स को नेगेटिव कॉनोटेशन करते हैं उसकी फैमिली में दोस्तों में और अपना हर जगह पे, ठीक है? अच्छा, तो आपको आप इसको किस पैराए में देखते हैं? देखिए जो सियासत है वो घरों में, बाहर, आगे, पीछे हर जगह पे हमने असल में ये थोड़ा-सा सीरियस आपने टॉपिक बीच में छेड़ दिया है। लाइक पुलिंग से मुझे हाँ, वो थोड़ा-सा सीरियस टॉपिक आपने छेड़ दिया है। देखिए, आपने एक बड़े माइंडसेट के साथ पॉलिटिक्स को पाकिस्तान के अंदर गंदा किया कि जो सियासतदान है वो गंदे हैं। अच्छा, बाकी इस दुनिया में सारे लोग अच्छे हैं। फ़ौज सबसे अच्छी है, ठीक है? वरफ़ा वालों की टीम अच्छी है। हाँ, वो सबसे अच्छी हैं, वो पाक हैं, क्योंकि पाक फ़ौज पाक-पुर वो सबसे अच्छे हैं। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी सबसे अच्छी है, बड़े अच्छा काम करते हैं। उसके बाद और लोग हैं, ठीक सीसस किया हुआ है पीस। उसके बाद जो है वो गाँव के रहने वाले लोग अच्छे हैं। सबसे जो गंदे लोग हैं ना, वो सियासतदान हैं। यानी कि आपने सियासत को इतना गंदा कर दिया है, पिछले कुछ 60-65 सालों में जनरल अय्यूब साहब के दौर में सबसे पहले सियासतदानों की किरदार कशी जो है ना वो होना शुरू हुई कि फलाना सियासतदान गंदा है, फलाना ये करप्ट है। वरना पाकिस्तान के अंदर तो सियासत देखिए मोहम्मद अली जिन्नाह साहब पॉलिटिशियन थे, खान लियाकत अली खान पॉलिटिशियन थे, ठीक है? कैसे बड़े पॉलिटिशियन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है? कैसे बड़े-बड़े मतलब पॉलिटिशियन थे जिन्होंने जो सारी सिर्फ असल में डिग्रीज़ की थी, डिग्रीज़ की बात नहीं लॉ की डिग्रीज़ देखिए लॉ की डिग्री की बात नहीं है। देखिए हसन साहब लॉ की डिग्री की बात नहीं है। देखिए जब आप एक टेक्निकली आप एक डिपार्टमेंट को गंदा करेंगे ना तो फिर उसकी जो लोगों के अंदर उसकी जो वर्थ है, लोगों के अंदर उसकी जो कंपैटिबिलिटी है उसे एडजस्ट करने की, वो खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे सियासतदान तो है ही गंदे। तो आप देख लें हम में से जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे हमें, सारे लोग मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि जी सियासतदान तो हैं ही गंदे, मुल्क बेच के खा गए। और भाई मुल्क कहाँ पे बेच के खा गए? कौन-सा मुल्क बेचा है इन्होंने? 71 में सियासतदानों ने मुल्क तोड़ा था। 99 की कारगिल जंग सियासतदानों ने शुरू की थी। 65 की वॉर सियासतदानों ने शायद पहला पॉडकास्ट है आप बिल्कुल ही हमले दूसरी तरफ कर रहे हैं। ओके, नहीं आम चलिए ऐसा अच्छी तय कि वो बेहतर खिलाएगी लेग पुलिंग बैक टू द टॉप लेग पुलिंग हो बहुत ज़्यादा लेग होती है मीडिया में लिखती हुई है। आप जैसे आ रही है अभी आपकी कोई लेग पुलिंग हुई हो मीडिया से और आपको आज तक याद हो रहा है ऐसा केस स्टडी आप बताना चाह रहे हो अपने नहीं, केस स्टडी क्या बताएँ बड़े करीबी दोस्त जो हैं मतलब साथ काम करने वाले आपकी लेग पुलिंग होती है? हाँ, इनकी तो बहुत है। एक इनकी तो बहुत है। अरे हम मलिक साहब से सुनते हैं लेग पुलिंग के बाद नहीं लेग पुलिंग होती है देखिए अज़ीज़ साहब आप इसको नेगेट नहीं कर सकते। ये हर इदारे में है, ये हर जगह पे है। आप अच्छा ये लेग पुलिंग जो है ये बाज़ दफ़ा
एक कॉम्पिटेंसी, अगर आपसे ज़्यादा कोई बंदा कॉम्पिटेंट है, तो आप उसकी भी लेग पुलिंग करते हैं। ये आपसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट था, ये आगे आ गया है। तो आप कहते हैं, ये ना किसकी कर रही है? ये तो नीचे आ जाए, ऊपर वाले की लेग। अच्छा, फिर लेग पुलिंग उनकी भी कैसे? फिर लेग पुलिंग उसकी भी होती है जो स्मार्ट वर्क करता है। ठीक है, गधे में और घोड़े में बड़ा फ़र्क है। गधा बोझ उठाता है और जो घोड़ा है वो पोलो खेलता है। ठीक है, आप मतलब घोड़े को मतलब मुरब्बे खिलाते हैं और गधे से काम लेते हैं। तो ये स्मार्ट वर्क है ना, घोड़े और गधे ने ये सीख लिया, गधे ने ये लर्न कर लिया कि मैंने बोझ उठाना है, और घोड़े ने ये लर्न कर लिया कि उसने अपने आप को ये साबित करना है कि वो बेस्ट है, स्मार्ट है। तो ये स्मार्ट, बाज़ दफ़ा आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो लोग आपकी लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं। इसने कम काम किया। हाँ जी, इसने कम काम किया है, लेकिन इदारे में और एडमिनिस्ट्रेशन में इसका ताल्लुक ज़्यादा अच्छा बन गया। अभी मैं काम ज़्यादा करता हूँ, तो ताल्लुक इसका अच्छा बन गया। थ्योरेटिकल एक तो आपने बड़ा अच्छा बता दिया, लेकिन आप केस स्टडी बताइए आप मेरे को। केस स्टडी बहुत है, ये ऑलरेडी आपको गधा कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं किसी को नहीं कहता कि सारा आप किसी को गधा कहना चाह रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं किसी को नहीं कहना चाह रहा। आप जानबूझ के मेरे मुँह से वो चीज़ें ना निकलवाएँ जो मैं नहीं कहना चाह रहा। सही। अच्छा जी, मुझे बताएँ कि अक्सर आप प्रोग्राम में एज़ अ गेस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, हमने क्योंकि अक्सर नोट किया है कि जो एंकर पर्सन होता है वो कोशिश करता है कि दोनों साइड पे ज़रा एग्रेशन डेवलप किया जाए, ताकि दोनों अहबाब जो है ना आपस में मतलब नुक्ता नज़र को ना किसी हाईजैक कर लिया जाए। अच्छा, आपकी कभी ड्यूरिंग प्रोग्राम कभी किसी दूसरे गैर मतलब आप जो आपका मौक़िफ़ से हामी ना हो, उससे कभी लड़ाई हुई? अगर हुई तो कहाँ? नहीं, देखिए हसन, ये जो है ना, देखिए ये आप नहीं, इस पे ये है कि आपकी एक अपनी स्कूल ऑफ थॉट होता है, आपकी एक अपनी राय है किसी भी इशू के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया कि एक आपकी राय है, एक आपकी राय है। मैं बलूचिस्तान के ऊपर मैं अपनी एक राय रखता हूँ, आप एक अपनी राय रखते हैं। मैं दहशतगर्दी के साथ मुज़ाकरात का हामी नहीं हूँ। हो सकता है आप मुज़ाकरात के हामी हो, भई अपनी-अपनी सोच है। तो अगर मुझे वैसे कभी ऐसा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ, हल्की-फुल्की गरमा-गरमी हो जाती है, लेकिन अगर कभी ऐसा इत्तेफ़ाक हो ना, मतलब मुझे पर्सनली टीवी के ऊपर अगर कोई बंदा बोलते हुए बुरा लगता है ना, कि जिसको कोई नॉलेज नहीं होता और जो ऐसी वाहियाती करते हुए टीवी के ऊपर जो है ना वो, पार्टी को डिफेंड कर रहा हूँ। हाँ, वो शहबाज़ गिल, हाँ, और वन ऑफ फर्स्ट, मतलब उसको देखते हुए, सुनते हुए ना तबीयत अपसेट हो जाती है। मैंने उसे कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। मैं जब लास्ट टाइम इमरान खान साहब जो थे, फिर हसन रज़ा साहब का ज़िक्र आ गया। मैं और हसन रज़ा दोनों आखिरी दिनों में, जब इमरान खान के आखिरी दिन चल रहे थे, जेल जाने से पहले, तो हम दोनों, उन्होंने हमें बुलाया, हम मिलने गए दोनों ज़मान पार्क में। तो उसके बाद ज़ाहिर है वो जो मुलाकात हुई, उसे मैंने ऑनर कर दिया। तो जब मैंने ऑन कर दिया, तो ये जो शहबाज़ गिल था ना, इसने कहा जी नहीं, आज़म मलिक से तो इमरान खान मिला ही नहीं है। तो बाद में वो मेरी जो इमरान खान के साथ तस्वीर थी उस दिन की, वो रिलीज़ हो गई। तो वो जिस तरह से डिफेंड कर रहा था चीज़ों को, मतलब वो इंतहाई पैथेटिक स्टाइल था उस बंदे का, यानी कि वो झूठों का आईजी है। यानी कि दुनिया में अगर मैंने, देखें प्रोफेशनल लाइफ 15-16 18 साल हो चले, इतने सालों में अगर कोई मैंने झूठा आदमी देखा है ना, तो वो शवास कहता है, यकीन करें। मतलब चलो, बट तो इसे देख के ना, मतलब अजीब सी इरिटेशन होती है बस। अब ऑनर कह रही है। हाँ, मैं ऑनर कर रहा शहबाज़ गिल को देख के आपको हूँ, इरिटेट होता हूँ। सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि आप इनसाइड जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठा। आप खान साहब के साथ भी बहुत रहे हैं। खान साहब तो मतलब सही आदमी है। तो फिर आपने खान साहब को कभी मशवरा नहीं दिया? खान साहब नहीं, जब बंदा देख नहीं, नहीं, जब बंदा इक़्तिदार में आता है ना, असल में, जब बंदा इक़्तिदार में आता है तो उसकी थॉट्स बदल जाती है। वो पुराने दोस्तों को भूल जाता है। देखिए, इक़्तिदार में आने से पहले जो दोस्त होते हैं, वो और होते हैं। जो इक़्तिदार में लेके आते हैं, वो और होते हैं। जब आप इक़्तिदार में आते हैं, तो और होते हैं। खान साहब को 2005-7 में तो कोई बंदा मुँह नहीं था लगाता। खान साहब सड़कों पे अकेले ही ढोल लेके टम-टम फिरते रहते थे। 5 साल लौंडे-लपाड़े साथ हो तो, ठीक हो। तो मैं तो आप भी उनके साथ हो? तो मैं सिटी फॉर 2 में उनके इंटरव्यूज़ किया करता था। हाँ जी, देखिए, आपने देखे होंगे मेरे पुराने इंटरव्यूज़। खान साहब को टीवी फिर अभी उस ज़माने बड़ी वीडियो वायरल हुई जब आपने रास्ते में रोक लिया उनको। हाँ, नहीं, वो ये तो बाद की बात है, ये तो 2012 का वो जलसा, 30 अक्टूबर 2012 वाला जलसा कामयाब हो गया था, उसके बाद खान साहब की एक मूव बन गई थी। मैं आपको बात बता रहा हूँ 8-9 की। तब तो खान साहब टीवी के लिए फ़ेवरेट ही नहीं थे होते, खान साहब की तो रेटिंग नहीं थी आती। खान साहब, मैं दफ़्तर में लड़-लड़ के तो खान साहब की इंटरव्यू ऑनर करता था। यानी कि सिटी 42 में जब मैं टीवी चैनल में था, तो मैंने अपने डायरेक्टर न्यूज़ को कहा कि मैंने खान साहब का इंटरव्यू करना, टाइम दिया। उसने कहा, "यार, इसको किसने देखना है, दफ़ा करो।" लड़-लड़ के इवन समा टीवी में भी लड़-लड़ के 2012 तक
7 से मतलब प्रोफ़ेशनली मैंने 2006 से स्टार्ट कर दिए थे जर्नलिज़्म। 6 से 12 तक का जो टाइम था, ये तो मैंने लड़-लड़ के खान साहब की खबरें कि इंटरव्यूज़ नहीं मैं बोलता हूँ, उनकी इंटरव्यू खान साहब को देखता नहीं था बंदा, इनकी बातें अजीबो-गरीब होती हैं। वो तो बाद में जा फिर जब खान साहब को पूरे पाकिस्तान में हमने ऑनर किया, जगह-जगह इनकी छोटी-छोटी खबरें क्योंकि हम ये समझते थे कि ये मतलब ये बंदा शायद कुछ करे। अच्छा फिर जब 2012 आया, फ़ेम आया 2013, 14 में जब उन्होंने धरना किया ना, तो धरने में मुझे पता चल गया था कि खान साहब जो है ना वो अब किसी और के इशारों पे चल रहे हैं। खान साहब की अपनी ये सोच नहीं है, उसकी अपनी सोच डिफरेंट थी, अभी सोच डिफरेंट है। खैर वो वाक़यात और है। दूसरे लोग उनके साथ हैं। नहीं देखिए ना, ये खान साहब मैं ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, खान साहब ने मेरे साथ बैठे हुए मैंने कहा खान साहब ये ख़त्म हो गया था धरना, तो मैंने कहा जी आपने ये जो कहा 35 पंक्चर नजम सेठी साहब के बारे में, तो वो 35 पंक्चर वाली स्टोरी क्या है? अब ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ मतलब मैं हलफ़न बता रहा हूँ आपको। मुझे खान साहब ने कहा हम अलीम खान साहब के घर बैठे हुए थे, फ़ेज़ ए डिफेंस में, खाना खा रहे थे। मैंने कहा जी आपने ये क्या बात की 35 पंक्चर वाली? आपने 114 दिन इसके ऊपर धरना दे दिया, वो 100 दिन आपको याद होगा मैं भी रहा था। मैं और उस्मान भट्टी साहब मेरे दोस्त। पर साहब जो आजकल हाँ जी, ओवरसीज़ एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। अच्छा जी। तो हमारे एक और दोस्त हैं ज़फ़र रहमान साहब, वो भी आजकल फेडरल मिनिस्टर हैं, वज़ीर ममलकत हैं। बड़ी तरक्की की, बड़ी मेहनत की उन्होंने भी। हाँ जी। तो वो भी हम अक्सर इकट्ठे होते थे। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने खान साहब को कहा लाहौर में बैठे कि खान साहब आपने 35 दिनों का ये 14 दिन का धरना दे दिया है, तो 35 पंक्चर वाली बात क्या है? स्टोरी तो सुनाएँ। अब खान साहब की बात सुने, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं। खान साहब ने मुझे कहा, "को यार मुझे क्या पता कि ये क्या बात है?" मैंने कहा, "अच्छा जी, क्या बात?" उन्होंने कहा कि कोई ब्रिगेडियर था इस्लामाबाद में। यूएस एम्बेसी ने, यूएस कॉन्सुलेट लाहौर ने एक कॉल ट्रेस की, एक कॉल पकड़ी, ऑडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग पे ये सुना गया कि नजम सेठी साहब जो केयरटेकर सीएम थे, उन्होंने कहा बड़े मियाँ साहब को, मियाँ साहब ਅਸੀਂ 35 पंचर ला देते हैं। बस, ठीक है। तो ये कॉल रिकॉर्ड की, ये किसी हसास इदारे ने रिकॉर्ड की या ये हसास इदारे ने ये रिकॉर्डिंग दी अमेरिकन कॉन्सुलेट को, ठीक है, लाहौर। ये उन्होंने खुद की, ये नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी ये हमने एक जो है ना वो की है, कॉल रिकॉर्ड आई है हमारे पास जिसमें नजम सेठी ये कह रहा है कि 35 पंक्चर मैंने लगा दिए। तो ये ब्रिगेड इस्लामाबाद में एक ब्रिगेडियर हुआ करते थे, ब्रिगेड को कॉन्सुलेट के लोगों ने बताया इस्लामाबाद, उस ब्रिगेड ने मुझे बताया, खान साहब ने कहा। अच्छा, तो मैंने कहा आपने 114 दिन इसी के ऊपर धरना दे दिया है, तो ये तो कहते दे दिया तो दे दिया, ठीक। मैंने कहा ये नहीं कि आपने खुद नहीं सुना? कहते नहीं मैंने नहीं सुना। आप अंदाज़ा करें नेशनल लेवल का लीडर बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने क्या बात की है? इनको पता ही नहीं है। 114 दिन आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना के 35 पिक्चर वाली स्टोरी आज तक रिवील ही नहीं, आप पहली दफ़ा रिवील कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी और इमरान खान की कन्वर्सेशन है। अलीम खान साहब ज़िंदा हैं, वफ़ाकी वज़ीर हैं, उनके घर पे खाना दिया, वो वो साथ थे। देसी कुक्कड़ हम खा रहे थे, साथ नहीं थे, मैं और खान साहब देसी कुक्कड़ खा रहे थे। देखिए रात को मतलब खाने के बड़े शौकीन हैं। हम खाना खाते हुए मैंने मतलब अब मुझे वो एक्चुअल वो लोग नहीं याद, लेकिन ये अलीम खान साहब के घर तक ये मुझे पता है। अच्छा, और आपको पता है खान साहब ने, अलीम खान साहब ने बड़ा खान साहब के ऊपर पैसा, वक़्त और अपनी एनर्जी सर्व की। लेकिन बस खान साहब वही उन्होंने बताया ना कि इक़्तिदार के दोस्त और होते हैं और अपोज़िशन के दोस्त और होते हैं। भाई यही कमी है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अच्छा मुझे बताएँ कि सर अक्सर देखा देखा जाता है कि ऐसे सहाफ़ी जो कि ज़्यादा पॉलिटिशियन से करीब रहते हैं या कोई ना कोई एक पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते रहते हैं। आपको पता ही है, बात ये है कि पूछना एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि सहाफ़ी होने के लिए या एक अच्छा शोहरत याफ्ता सहाफ़ी होने के लिए ज़रूरी है कि चापलूसी की जाए किसी पॉलिटिशियन की? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कई बार नहीं, नहीं ऐसा कोई नहीं, चापलूसी कोई नहीं। देखें, सहाफ़त करते हुए आपने अपना एक सोर्स बनाना होता है और सोर्स बनाने के लिए आप थोड़ी-सी लिवरेज अपने आप को देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने किसी का इंटरव्यू करना है पीटीआई वाले का या पीएमएलएन वाले का, तो मैं उसे कहूँगा जी फ़ोन करके सर अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी? वो आपका कल का इंटरव्यू बड़ा ज़बरदस्त था, आपने बड़ा ज़बरदस्त बोला है। तो उसके ऊपर जो है ना वो कोई मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए ये चापलूसी नहीं होती। हर प्रोफ़ेशन का एक एक डीओआरस है।
आपकी प्रोफ़ेशन के अपने एक टीओआरस होंगे, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने अपना एक टीओआर बनाया होगा, फिर मेरा 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 एक अपना टीओआरस है। तो आप वो चापलूसी नहीं होती कि जब आप पॉलिटिशियन के साथ मिल रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, उनको कह रहे होते हैं, "जी, क्या बात है, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया।" उससे आप कुर्बत लेते हैं और कुर्बत से फिर न्यूज़ निकलती है। न्यूज़ लेने के लिए आपको बड़ी मतलब बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि मतलब आप गए हैं तो आपको उसने बता दिया जी ये मैं 15 का स्कैंडल है जी ये ले जाओ, ऐसा नहीं है। एक है रिपोर्टिंग, न्यूज़ तो रिपोर्टर को चाहिए ना, जब जर्नलिस्ट तो नहीं, नहीं ऐसा ही है जर्नलिज़्म जो है जर्न ये चापलूसी नहीं है। जर्नलिस्ट जो हैं वो अपना रखते हैं एक उनको एक लिमिट पर्सपेक्टिव है। हाँ, वो तो कुर्बत पर्सपेक्टिव में आप चैलेंज करते होंगे कि लोगों को, चैलेंज करना भी चाहिए आपको। हाँ, नहीं तो होता है ऐसा ही कुछ इवेंचुअली इट्स अ फोर्थ पिलर ऑफ रियासत। हाँ, नहीं, नहीं उसमें होता है आप चैलेंज करते हैं। आप चैलेंज नहीं करेंगे तो मतलब वो नहीं, नहीं वो चैलेंज होता है, हर चीज़ होती है। कहते नदी में सांप बहता जाए। अपना लेवरेज रखकर तो जो है ना वो करना होता है। अच्छा, कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि यार मुझे साफ ही नहीं होना चाहिए? नहीं ऐसा कभी ख्याल नहीं आया। अरे किहड़े काम पे? नहीं, नहीं, नहीं देखिए जो सोसाइटी के जो हालात हैं इकॉनमी का बुरा हाल है, मुल्क चल नहीं रहा, तनख्वाहें 10-10 साल से बढ़ी नहीं हैं। तो आपको ये आप ये सोचते तो हैं ना कि इससे बेहतर था कि आप कहीं से मतलब देखिए मैट्रिक पास या फिर बीए पास लड़का प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। वो आज घरों पे क वो घर रहे हैं और उसने मतलब वो बिज़नेस टाइकून बन गया और आप जो है वो मास्टर्स, एमफिल बाहर से पढ़ के आके तो आप जो है ना वो 2 ढाई लाख सैलरी के ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो आपको ये आपको लगता तो है ना कि यार मतलब आपने एक पैशन के लिए अपने आप को वक़्फ़ किया, लोगों की वेलफेयर के लिए ताकि हुकूमत के अंदर से वो करप्शन के जो इंग्रीडिएंट्स हैं उनको निकालने के लिए आपने खबरें दी, बेतहाशा काम किया। फिर आप एट द एंड ऑफ द डे देखते हैं कि तब्दीली तो आई कोई नहीं। देखिए, ना तब्दीली आई, ना कोई घर आया। ना कोई घर आया तो बस ठीक है फिर असल में बेनज़ीर साहिबा जो थीं, वो कैसी प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने सबसे पहले 2005 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया बिटवीन 2 पार्टीज़ पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी। उनका एक विज़न था, मेरी ज़ाती ख़्वाहिश थी मैं तब लाहौर में 2007 में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उस्मान भट्टी साहब हमारे एक दोस्त हैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो उस्मान भट्टी साहब मेरे पास आए, मैं उस वक़्त जो है ना वो उन दिनों में सीएसएस की तैयारी कर रहा था। जैसे ही मुझे भी शौक आ गया कि ब्यूरोक्रेट बन जाए। तो मैं तैयारी कर रहा था, मुझे उस्मान भट्टी साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा मैंने कहा, "कहाँ जा रहे हो?" उन्होंने कहा, "बेनज़ीर साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है डिफेंस में।" तो अगले दिन मेरा पेपर था। तो मैंने कहा, "भट्टी साहब मेरा बड़ा दिल करता है, मैं भी जाऊँ लेकिन आप जाएँ।" खैर भट्टी साहब वहाँ पे चले गए। वापसी आए तो मुझे याद पड़ता है ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि उस्मान भट्टी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह बड़े। वो कहते हैं कि मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो मैं उनके शहर में इस कदर खो गया था कि मैं कोई नोट्स ही नहीं ले पाया। उनकी गुफ्तगू, उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी, चीज़ों के ऊपर उनका एनालिसिस, कॉन्स्टिट्यूशनली आइन के अंदर रहते हुए आइंदा का लाहे-अमल, वो इतना इतना उनकी एक ज़ात के अंदर एक ग्रेविटी थी कि वो कहते हैं कि मैं जो डेढ़ घंटा घंटा वहाँ पे बैठा रहा ना, मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं बोल सकता मैं उनको बस सुनता ही रहा। तो आप ये फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा अलमिया हुआ है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में अलमी ही तो हुए हैं। जब भी किसी ने इस मुल्क को आगे लेके जाने की कोशिश की है तो इस मुल्क में अलमिया हो गया। तो अलमिया ये हुआ कि वो उनकी शहादत हो गई। तो मुझे बड़ा वो अफ़सोस वाला मुकाम था एक मेरी ज़िंदगी में कि मैं उनको देखता, उनसे क्वेश्चन करता, लेकिन मैं कभी उनको मिल नहीं पाया। लेकिन मेरी ऑलवेज़ वो दूसरा मुझे कभी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अ अ, ठीक लगते हैं थोड़े से, उनकी पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, बड़ा निपा-तुला बोलते हैं। उन्होंने लर्न किया है, जेल काटी और बहुत सारी चीज़ें। तो बेनज़ीर साहबा मेरी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी, आगे सच। थैंक यू वेरी मच आज़म साहब, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपने अपने बिज़ी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, ठीक है? और हमारे ऑडियंस को बड़ी मालूमात दी कि एक सहाफ़त की दुनिया किस तरह काम करती है और सहाफ़त में लोग किस तरह उनके दिन और रात किस तरह होते हैं, ठीक है सर? बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत शुक्रिया।